अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 है, लेक्चर नंबर 3। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो बेटा आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हमने देखा था कि इनकी टाइप्स क्या हैं, यानी हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मेथड्स भी हमने देखे थे। उसके बाद हमने क्या किया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, और इसके साथ हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसकी बात की थी। ऐसे ही तो आई होप कि आपने ये सारा रीड आउट किया होगा और अब आपको जस्ट गो थ्रू हो रहा होगा आपके माइंड से सारा वो जो है कॉन्सेप्ट और जो भी लाइंस बुक में लिखी हुई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल, हमने क्या पढ़ा था? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये तो था हमारा कल तक का लेक्चर। इसके बाद मैंने आपको ब्रीफली ये भी बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के, किस टाइप के आ सकते हैं। यहाँ तक के इन आर्टिकल्स में से अभी तक हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ा चैप्टर 2 का, जस्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और एमसीक्यूज के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 3 की। ठीक है, तो लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए इसको रिलेट करते हैं कल वाले आर्टिकल से कि कल हमने देखा था कि जब प्लेन होता है, जो प्लेन यानी जो प्लेन में हमने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, किसी भी पार्टिकल को लोकेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या कहा था? हमें 2 एक्सिस इनफ होते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो आपके पास 2 एक्सिस हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपने उसको लोकेट करना है तो आप सिंपली लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज कि इन 4 लाइंस या इन 4 पार्ट्स की बजाय हम क्या करते हैं फिजिक्स में, हम 2 लाइंस यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम ये यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? सिंप्लिसिटी के लिए, कि हमें बार बार अगर इस तरह से हमें यूज करना है सिस्टम को, तो हम 4 जो पार्ट्स हैं उनकी बजाय हम ये वाली लाइन या ये 2 जो है पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको यूज कर लेते हैं एक्स और वाई। हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव एक्स वैल्यूज होती है इस साइड पे और यहाँ पर पॉजिटिव वाई वैल्यूज होती हैं। इसी तरह ये अंडरस्टूड है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव एक्स वैल्यूज होंगी और डाउनवर्ड जब हम जाएंगे तो नेगेटिव वाई वैल्यूज होंगी। स्टूडेंट्स ये तो था प्लेन में। ठीक है, प्लेन में हमने जब काम करना है तो हमें 2 डायमेंशनल सिस्टम इनफ है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेस की, ठीक है, स्पेस मतलब हमारी रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड। तो जब हम हकीकी दुनिया में आते हैं या स्पेस में आते हैं तो हम क्या 2 डायमेंशंस को यूज करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है, ठीक है, आप रूम में देखें कि सेंटर में कहीं भी कोई इंसेक्ट है तो उसकी मोशन को क्या एक्स और वाई एक्सिस जस्ट यूज करते हुए आप उस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है बेटा कि वो ना ही तो वाई एक्सिस के लिहाज से मूव कर रहा हो, ना ही वो एक्स एक्सिस के लिहाज से मूव कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है एक 3rd एक्सिस की। ठीक है, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल यानी एक्सिस का नाम दिया था, इसको वाई एक्सिस का नाम दिया था। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ की जाती है जो बेसिकली आउटवर्ड है। ये लाइन जो आपको नीचे की तरफ नजर आ रही है बेसिकली आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ निकलती हुई एक लाइन है, यानी आउटवर्ड निकल रही है यहां से, इस पॉइंट से। इस 3rd जो लाइन ड्रॉ की है इसको भी हम एक्सिस ही कहेंगे। ठीक है,
ये भी हमारा एक्सिस है। और जिस तरह ये अंडरस्टूड है कि इस तरफ जो है इसका सेकंड पार्ट है एक्स एक्सिस का डाउनवर्ड, वाई एक्सिस का सेकंड पार्ट है, तो आउटवर्ड जो लाइन है इसका आउटवर्ड एक्सिस है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो इनटू द पेज या इनवर्ड एक्सिस होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको भी हम ड्रॉ नहीं करते होते, जिस तरह हम ये लाइंस इग्नोर कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, हम जस्ट इस लाइन जो आउटवर्ड नजर आती है इसको यूज करते हैं और इसको हमने नेम दे दिया है जी एक्सिस का। ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, नेम क्या दे दिया इसको, जी एक्सिस। ओके, तो यहां तक हमें पता चल गया कि जब हमने स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो हम 2 में काम नहीं कर सकते, या 2 डायमेंशनल एक्सिस में काम नहीं कर सकते, या जो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा था एक्स एंड वाई वो जो है फुलफिल नहीं करता, या पूरी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल नहीं करता। तो हमने क्या करना है, हमने एक थर्ड एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसको जी एक्सिस का नाम दे दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जो बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी समझ नहीं आ रही होगी कि ये आउटवर्ड किस तरह से वेक्टर है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। सही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको इजीली जो नजर आ रहा है विजुलाइज करने में अब प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये है हमारा थर्ड एक्सिस। ठीक है, अब अगर इसको आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसको आप वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो थर्ड एक्सिस किस तरह से, ये वाली साइड। ठीक है, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें, इस एक्सिस को रिमूव कर दें, अभी बात तो हम जी की कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूं कि ये जो ऊपर की जानिब जा रहा है इसको रिमूव कर दें, इसको वाई कह दें, इसको एक्स कह दें, तो ये तो प्लेन नहीं हो गया। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, तो स्पेस में हमें 3 एक्सिस की जरूरत होती है। अगेन यहाँ पर जिनका कॉमन पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। ओरिजिन पे तीनों ही एक्सिस की वैल्यू क्या हमने सेट की हुई है, 0, 0 एंड 0। मैथमेटिकल रूल्स और मैथमेटिक्स भी इस चीज को सेटिस्फाई करता है, इससे एग्री करता है, इसलिए ये बिल्कुल ठीक लॉ के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि ओरिजिन जो है हमारा वो 0, 0 पे है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ पर हमने उसको लोकेट किया है या उसकी पोजीशन ये है, ठीक है, तो हमने किस तरह से बताना है कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लॉन्ग कितने यूनिट्स जो है वो कवर करके यहाँ पर पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि वो वाई एक्सिस के लिहाज से फॉर एग्जाम्पल 3 यूनिट्स मूव कर गया है, एक्स एक्सिस के लिहाज से कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स, और अब ये जी एक्सिस, ठीक है, जी एक्सिस के लिहाज से कितने यूनिट्स, 4 यूनिट्स। ओके, तो अगर हम एक ही दफा इसको बताना चाहें तो हम कैसे बताएंगे, हम इस तरह से नहीं कहेंगे, बल्कि हम इनका कॉमन पॉइंट और इसको इस तरह से लोकेट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट ये रिप्रेजेंट या लोकेट करने का एक मेथड है जो मैंने आपको विजुलाइज भी करा दिया और इसके साथ आपको बता भी दिया कि हम किस तरह से बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में किस तरह मूव कर रहा है और हम 3D या 3 डायमेंशनल जो है एक्सिस यूज करते हुए किस तरह से उसको लोकेट कर सकते हैं। तो इसी चीज को अगर हम यहां से देखें तो इसी तरह जिस तरह हमने पहले एक्स और वाई के लिए देखा कि डिस्ट्रीब्यूट की हुई है डिफरेंट वैल्यूज, बेटा ये तो सिंपल ग्राफ है ना, कि हम ग्राफ में भी ऐसे ही जो है डिफरेंट वैल्यूज ले लेते होते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो इसी तरह हमने ये एक्सिस पे खुद से वैल्यूज असाइन की हुई है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारे रेफरेंस एक्सिस की निस्बत वो कहाँ पर मौजूद है इस वक्त। तो ये थी इसकी प्रैक्टिकली जो हम इसको देखते हैं, इसकी विजुलाइजेशन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ कि हम यहां से किस तरह से इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, हम थे इस पॉइंट पे। ठीक है, यहां से मैंने एक लाइन स्किप करवाई थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं आपको कल बताऊंगी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यस, दिस वन। तो यहां पे मैंने कहा था कि हम ये वाली लाइन मैंने स्किप करवाई थी, तो आज इसको मैं दोबारा से आपको बता रही हूं कि लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जी एक्सिस। ये भी बता दिया कि ये क्यों ड्रॉ की, क्योंकि स्पेस में हम 2 एक्सिस को यूज करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, या उसे लोकेट नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। अगेन हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कह दिया,
ओरिजिन, और उसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी क्या होती है, 0, 0 एंड 0। तो यहां से अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरह से 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने उसको एक्सप्लेन किया। तो यहां से देखते हैं कि बुक के वर्ड्स क्या है कि इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इससे पहले प्लेन में हमारे पास कितनी परपेंडिकुलर लाइंस थी, 2। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज, यानी वो लाइंस जो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेस की, तो स्पेस में हमारे पास 3 लाइंस है। ठीक है, 3 लाइंस है। तो इन तीनों लाइंस पे मुश्तमिल इस सिस्टम को हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसे हम सिंपली अपनी डेली लाइफ में 3D भी बोलते हैं। तो 3D का क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम जिसमें 3 जो है हमारे पास रेफरेंस एक्सिस होते हैं, उसको हम 3 डायमेंशनल सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पीछे जो आपको एनिमेशन या आपको जो मैंने विजुअलाइजेशन कराई वहां पर बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है, उसको हमने लोकेट करना है। तो हमने कैसे करना है, हमने उसकी वैल्यू इस तरह से असाइन करनी है डिफरेंट एक्सिस को देखते हुए। सही है, तो यहां से जस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसको लोकेट करने की कोशिश की है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप भी नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर हमने इसको y एक्सिस ले लिया है, इसको z कह दिया है और इसको x कह दिया है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? बेसिकली जब हम 3D में जाते हैं, 2D या 2 डायमेंशनल में, तो बेटा हमने हॉरिजॉन्टल को x कह दिया था और वर्टिकल को y कह दिया था। लेकिन यहाँ पर हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम को, हम कह रहे हैं 3 परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर लाइन्स, यानी आप किसी भी तरह से ड्रॉ करें, आपके पास 3 परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए। इस सिस्टम में आप किसी को भी एक्स असाइन कर सकते हैं, किसी को भी वाई कह सकते हैं, किसी भी एक्सिस को जी कह सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हम 3D में, रियल वर्ल्ड में, तो हो सकता है कि कुछ जो है ऑब्जर्वर उसके लिहाज से आपका ये हॉरिजॉन्टल बन रहा हो, किसी के लिहाज से ये हॉरिजॉन्टल बन रहा हो। तो हम कोई भी जो एक्सिस है बेटा वो हम अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं कि एक्स है, वाई है या जी है। तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, बेस्ट चीज यही है कि आप हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स कह दें, वर्टिकल वाले को जो आपको लग रहा है वाई कह दें और इसको जी कह दें। दिस इज बेस्ट। ठीक है, आप भी इसी तरह याद रखें, मैं भी इसी तरह याद रखती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने इस नोटेशन को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर गलत लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से इसको असाइन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जब हमने डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन की बात की थी, तो हमने कहा था किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन प्लेन में है वो किस तरह से हम बता सकते हैं कि वो वेक्टर क्या एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसको हम देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें डिफरेंट जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो साइंटिस्ट ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जी है, ठीक है, इसके साथ अगर हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है तो क्या ये एक्स एक्सिस वाला एंगल बताएगा? बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे कि ये वेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन तीनों रेफरेंस एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाता है वो इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है एंगल, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और जी एक्सिस के साथ ये गैमा एंगल बना रहा है। तो हम कहेंगे अल्फा बीटा एंड गैमा विल डिटरमिन इट्स डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर अगेन एक जो हमारे पास वेक्टर है उसको आपके सामने लोकेट करके आपको जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी जो वेक्टर है वो कितने यूनिट्स वाई एक्सिस से, कितने यूनिट्स जी एक्सिस से है और कितने यूनिट्स एक्स एक्सिस से। ओके, चले, तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये जो पॉइंट है बेसिकली किस तरह से है, 3D में है, यानी आप इसको अपवर्ड तो कंसीडर कर रहे होंगे, लेकिन ये आपकी रियल वर्ल्ड में किस तरह से होगा, आई थिंक सो कि अब आप विजुलाइज या इमेजिनेशन में इसको देख सकते होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग हेड टू टेल रूल।
लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें 2D एंड 3D का, यानी 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में हमने देखा कि हमारे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती है, ठीक है, लेकिन 3 डायमेंशनल में कितनी लाइंस होती हैं? 3 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं हमारे पास। इसी तरह 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो डायरेक्शन है वो किस तरह से असाइन करते हैं? कितने एंगल्स को यूज करके? ओनली 1 एंगल, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं असाइन करने के लिए कि आपका जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। ओके, तो ये हम कहाँ यूज करते हैं? प्लेन में, ठीक है। लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो वो हम अपनी रियल वर्ल्ड यानी स्पेस में यूज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है थोड़ा सा कंपैरिजन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू के लिए तो ये है ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप इसको इम्पोर्टेंट कंसीडर करें, नोट डाउन भी कर ले अपने नोटबुक्स पे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं, जैसे एडिशन का रूल है कि 2 + 2 = 4, ठीक है, इसी के साथ हम कहते हैं 2 + 3 = 3 + 2, यानी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं मैथमेटिकल रूल्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में सिंपल नंबर्स की जो एडिशन होती है वो कॉम्पिटेटिव होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या वेक्टर्स को भी इसी तरह से ऐड किया जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखते हैं। तो हम यहां पर एक नया आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होती है? अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से इस चीज को समझाती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसी के साथ मैं एक और वेक्टर सपोज कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ ये है मेरा सेकंड वेक्टर बी, ठीक है। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम सपोज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ ये 3 मीटर का एक वेक्टर है और ये 2 मीटर या ये 2 मीटर का एक वेक्टर है, ठीक है। अब मैं आपको ऐड करके बताती हूँ कि हम इनको ऐड कैसे करते हैं। इनको ऐड करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल। तो स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर होता है, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? ए वेक्टर। हम ए वेक्टर को ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास बेटा सेकंड वेक्टर है विच इज बी वेक्टर, इसकी जो टेल है, ये पार्ट जो टेल कहलाता है, ठीक है, ये पार्ट हेड कहलाता है। इसकी जो टेल है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये है वेक्टर बी और ये कौन सा वेक्टर था? वेक्टर ए। तो मैंने क्या किया है? सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहां से जब हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, उसको कैसे करना है? उसको हमने ऐसे करना है कि फर्स्ट की जो टेल है उसको मिला देना है सेकंड के हेड से, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास वेक्टर आया है येलो वाला, ये आपके पास कौन सा वेक्टर है? जो इन दोनों को ऐड करने से हमें मिला है। इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सा वेक्टर है? दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब ये सारे लेटर्स में बोल्ड करके लिख रही हूं, इसलिए मैं एरोहेड नहीं लगा रही, लेकिन आपने जब इसको लिखना है किसी भी वेक्टर को तो आपने एरोहेड लगाना है, क्योंकि आप तो पेन से लिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर के लिए मार्कर यूज कर रहे हैं, दिस इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने क्या करना है? एरोहेड लगाना है। तो ये तो है स्टूडेंट सिंपल वेक्टर एडिशन का रूल, जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। और कोई भी 2 वेक्टर्स हमने ऐड करने हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग करने हैं। तो अब हम इसको बुक से रीड आउट कर लेते हैं,
हेड टू टेल रूल है क्या कि इट इज अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमें पता चल गया कि ये ग्राफिकल रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल जो है उसके थ्रू आपको बताया हुआ है। ठीक है, आप पेपर में अपने पास से अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शंस ठीक होनी चाहिए। यानी आप जो यहाँ पर सेपरेटली वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जब रिजल्टेंट निकालने लगे तो सेम डायरेक्शंस के साथ आपने यहाँ पर भी ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से सिंपल वही वर्ड्स जो मैं यूज कर चुकी हूँ कि क्या करना है, ज्वाइन करें टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर ए विद द हेड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगी इस रिजल्टेंट की, वो बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है जो ए और बी को ऐड करने से आई है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। इससे आगे स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि क्या वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होता है, मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि अगर मैं 2 + 3 करती हूं तो ये मैथमेटिक्स में 3 + 2 के इक्वल आता है, यानी दोनों का आंसर क्या आता है, 5। ठीक, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, जैसे यहां पर हमने ए और बी लिए 2 वेक्टर्स, हमने ए को बी में ऐड किया तो हमारा ये रिजल्टेंट निकला जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ। क्या बी को अगर मैं ए में ऐड करूं, यानी बी + ए करूं, तो सेम रिजल्टेंट आता है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। यहां से हमें पता चलेगा कि जो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो हम सेम इसी एग्जांपल से फर्दर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने क्या किया था, ए को अपना फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किया था, ए वॉज माई फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, लेकिन अब मैं कह रही हूं बी इज माई फर्स्ट वेक्टर। ठीक, अब जो मैं करने लगी हूं उसमें हमारे पास बी फर्स्ट वेक्टर है और मैंने फाइंड क्या करना है, बी + ए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बी को ड्रॉ करेंगे। तो ले जी, हम पहले बी को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूं, ताकि एक कंपैरिजन आ जाए आपके पास कि क्या हमारे पास सेम वेक्टर आता है या नहीं। तो हम पहले बी को ड्रॉ करते हैं। ऑलमोस्ट बी की इतनी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको मैं बी कह देती हूं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्या करना है, हमने सेकंड जो वेक्टर है उसकी टेल को मिला देना है फर्स्ट के हेड से। तो सेकंड वेक्टर कौन सा मैंने यहां पे लिया है, ए। अब ए की टेल को मैं मिला रही हूं बी के हेड से, तो ये मेरे पास सेकंड आ गया। थर्ड स्टेप क्या मैंने बताया था कि फर्स्ट की टेल को मिला देना है सेकंड के हेड से, लाइक दिस। तो स्टूडेंट, उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट आ गया है हमारे पास। और अगर हम देखें तो वो ये वही रिजल्टेंट है जो ए को बी में ऐड करने से आया था। सही है, जो ए को बी में ऐड करने से आया था। इसका मतलब है यहां से हमें पता चला कि सेम डायरेक्शन का जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल रहा है। जब हमने बी को ऐड किया ए में, ये वही वेक्टर है जो हमें ए को ऐड करने में मिला था बी में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, टेल रूल हमें क्या बताता है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करके आपको दिखा भी दिया। तो अब अगर हम बुक से देखें तो आपको वही सिंपल उसी तरह के एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। आपने यही जो स्टेप्स है इनको बता देना है कि क्या करना है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ बी + ए विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। ठीक है, द आंसर इज सेम एज रिजल्टेंट आर विच ऑब्टेन फ्रॉम द सेम वेक्टर सम या वेक्टर सम ऑफ ए + बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आ गया। तो आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो आपने क्या करना है, आपने इस यहाँ पर ये पूरा ड्रॉ करके और इसके साथ ये वर्ड्स भी लिखने हैं, तभी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स रह गए। तो इन 5 मिनट्स में हम क्या करते हैं,
हम जो है आज के आर्टिकल में जितने भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो बेटा आज के आर्टिकल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में पढ़ा। तो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल 1 लाइन में आपका आंसर आ जाना है इसका। उसके बाद आ सकता है कि गिव अ कंपैरिजन ऑफ 2D एंड 3D। तो जिस तरह से मैंने आपको कंपेयर करके यहां पर दिखाया भी दिस वन, तो आप इस तरह फुल लाइंस लिखेंगे। खैर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया है। आप फुल लाइंस लिख के तो फिर आप बताएंगे पेपर में कि किस तरह से ये इनका कंपैरिजन जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि हाउ डू वी ऐड 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 वेक्टर्स, ओके। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आ सकता है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है जी, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो है यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। कोई किसी भी स्टेटमेंट का एमसीक्यू आ सकता है। फॉर एग्जांपल इन स्पेस वी यूज द सिस्टम टू लोकेट अ पार्टिकल 2D और 3D। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल स्पेस जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हम यूज करते हैं कहाँ, स्पेस में। इसी तरह प्लेन में कितने करते हैं, एंगल्स कितने यूज करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए, तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो है आज का लेक्चर वो एंड हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। कल से इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे जो फर्दर आर्टिकल्स हैं, फर्दर टॉपिक्स हैं वो स्टडी करेंगे। अब तक हमने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ा और जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता भी दी है, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो मजा भी आया होगा, समझ भी आया होगा और इम्पोर्टेंट भी लगा होगा। इंटरेस्टिंग भी बनाने की मैंने खूब कोशिश की है। तो खैर ये तो छोटे से आर्टिकल्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अपनी बुक से जरूर पढ़िएगा और आई होप कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे।